जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज का हम टॉपिक देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। बाकी जो दो टॉपिक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उत्तर पर्वतीय मैदान और विशाल मैदान के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में मैंने बताया था, ये जो भाग है मैं रेड से कर दे रहा हूं। ये जो भाग है ये भारत की समतल भूमि से उठा हुआ है और जो यह उठा हुआ भाग है यही पठार है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अरावली श्रेणी को। इस पठारी भाग में भी कुछ पर्वतीय श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। अरावली श्रेणी आपका गुजरात से लेके और राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है और यह एक विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत होता क्या है कि जो बहुत ही पुराने पर्वत होते हैं उनका समय दर समय क्षरण होता रहता है, जिससे अवशिष्ट होने के कारण वो लगभग उनकी हाइट जो है वो बहुत कम हो जाती है और कहीं कहीं लगभग समतल हो जाते हैं, तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे अरावली पर्वत गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैला है और दिल्ली आकर ये लगभग इसकी हाइट बिल्कुल कम और एकदम समतल, कहीं कहीं एकदम समतल हो गई है, तो इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अभी श्रेणी में ही एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू बहुत फेमस हिल स्टेशन है क्योंकि यह राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और इसी हिल स्टेशन में माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन और इसी हिल स्टेशन में अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसे गुरु शिखर कहते हैं। गुरु शिखर अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो अरावली श्रेणी आपका गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। तो अरावली की कुल लंबाई कितनी हो गई? 800 मीटर। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंची है। खेतड़ी की खान, जो खेतड़ी की खान है वह अरावली श्रेणी में ही स्थित है। खेतड़ी की खान, यह खान किस लिए फेमस है? यहां से तांबे का खनन किया जाता है, यहां से तांबा प्राप्त किया जाता है और यहां पे तांबा कब से प्राप्त किया जा रहा है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के समय से यहां तांबा प्राप्त किया जा रहा है। जैसे कि हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में हमें तांबे के रथ मिले हैं, तो इससे ये है कि खेतड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबे का खनन किया जा रहा है। और अरावली की एक खास बात और बताते हैं कि अरावली के पश्चिम साइड से, जैसे ये अरावली हो गया, इसके पश्चिम साइड से एक नदी निकलती है लूनी। राजस्थान में लूनी नदी निकलती है और वो जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी ऐसी, अब इससे नदियों का एक कैटेगरी बन जाता है जिसे अंतःस्थलीय नदी बोलते हैं। तो अंतःस्थलीय नदियां होती क्या है? स्थलीय नदियां वो नदियां होती हैं जिनका जो किस समंदर में जाके नहीं मिलती हैं, वो स्थल में ही कहीं जाके विलुप्त हो जाती हैं। तो लूनी नदी एक अंतःस्थलीय नदी है जो कि अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। अब आपका अगला है विंध्य श्रेणी। ठीक, यह श्रेणी विंध्य, भांडेर, कैम्बूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेके बिहार तक, यानी ये भी गुजरात से शुरू होती है आपका और बिहार तक फैली हुई है और इसको अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम दिया जाता है। बिहार में इसको कैमूर नाम दिया गया है, यहां इसको भांडेर बोलते हैं।
ये भांडेर इसको गुजरात और राजस्थान के एरिया में बोलते हैं, और ये मध्य प्रदेश और यूपी में इसको विंध्य श्रेणी बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम है, सब मिला जुला कर पूरा नाम विंध्य श्रेणी ही है। विंध्य श्रेणी है क्या एक्चुअल में? ये इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं, इसको ये अरावली पर्वत है, इसको विंध्य पर्वत बोलते हैं। विंध्य पर्वत कोई पर्वत नहीं है, यह बस पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका कगार है। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे ये बुक है, ये समतल भूमि है, ये ऊपर प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये जो एकदम किनारे का साइड होगा ये कगार होगा, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये उठा हुआ भाग लगेगा और ये पर्वत जैसा फील होगा। यानी यहाँ नीचे समतल पे जो मनुष्य रहेंगे, ये इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये एक उठा हुआ पर्वत प्रतीत होगा, तो इसलिए इसको पर्वत बोल दिया गया है। वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार का कगार है। अब जो विंध्य श्रेणी है यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। यानी यहां पे है विंध्य श्रेणी, इसके इस पार उत्तर प्रदेश, विंध्य श्रेणी जहां से शुरू होती है, तो यानी यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करता है। अब आते हैं सतपुड़ा श्रेणी पर। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, यह भी गुजरात से शुरू है। याद रखिएगा, तीनों श्रेणियां अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, तीनों गुजरात से शुरू होती है। तो यह भी गुजरात से, तो गुजरात में इसको राजपीपला, मध्य प्रदेश में इसको महादेव, और छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत होता क्या है? ब्लॉक पर्वत को मैं बता दूं, मान लीजिए ये समतल भूमि है, ठीक, और समतल भूमि का इतना हिस्सा नीचे धंस जाए, यहां से लेके यहां ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी ये समतल भूमि है, इसके दोनों साइड नीचे धंस जाए। तो जब दोनों साइड नीचे धंस जाएंगे तो इसका जो आकार बनेगा वो ऐसे बनेगा। इसका आकार ऐसे बना। अब ये उठा हुआ भाग प्रतीत होने लगा, और जब यहाँ पे खड़ा व्यक्ति इसको देखेगा तो उसको ये पर्वत महसूस होगा कि ये एक पर्वत है। यहाँ खड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसको भी ये पर्वत लगेगा, जबकि ये समतल जमीन था, अगल बगल की दोनों जमीनें धंस गई नीचे। तो इसलिए यह एक ब्लॉक पर्वत है, इसे ही ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। यहीं से भ्रंश घाटी की संकल्पना आई। जब समतल भूमि है, यहां से धंस गई जमीन नीचे, ठीक, तो ये भ्रंश घाटी हो गई, ठीक, यह भ्रंश घाटी हो गई। इसमें नदी बहने लगी नर्मदा, और इस साइड वाले में बहने लगी ताप्ती। तो जब पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भ्रंश घाटियों से बहने वाली नदियों के नाम बताइए, तो नर्मदा और ताप्ती। तो एक चीज और मैं बता दूं, विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा, ताप्ती, तो ये विंध्य है, ये नर्मदा है, ये सतपुड़ा है, ये ताप्ती है, ठीक। तो पूछ लिया जाएगा विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली कौन सी नदी है, तो या विंध्य और सतपुड़ा की भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी का नाम, तो नर्मदा, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। और कौन सी नदी बहती है भ्रंश घाटी में? ताप्ती, ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती है। अब आइए आगे देखते हैं। जो सतपुड़ा है यह काफी अपर्दित हो चुका है। अपर्दित इन द सेंस कि यह कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, जैसे हिमालय कंटिन्यू फॉर्म में है, तो सतपुड़ा क्या है, कहीं है, फिर कहीं इसका अपर्दन हो चुका है, फिर कहीं है, तो इस फॉर्म में है, ठीक। तो गुजरात का जो पार्ट है उसको बोलते हैं राजपीपला, मध्य प्रदेश का जो पार्ट है उसको बोलते हैं महादेव, और जो छत्तीसगढ़ का पार्ट है उसको बोलते हैं मैकाल।
और ये जो महादेव श्रेणी है, महादेव श्रेणी में ही सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। तो धूपगढ़ यानी कभी पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, या पूछ लिया जाए और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कौन सी श्रेणी में है? ऑप्शन दे दिया आपको, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो किसमें? महादेव में। महादेव में ही, महादेव श्रेणी में ही, सतपुड़ा के महादेव श्रेणी में ही आपका पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। किस श्रेणी में? महादेव श्रेणी में, सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में पंचमढ़ी हिल स्टेशन। और पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी। ये देखते हैं अब पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए इसमें दो, एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। तो ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट कोई पर्वत श्रृंखला न हो के वो भी एक पठार का कगार ही है। तो जो पश्चिमी घाट है यह श्रेणी उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। यानी ये ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु के सीमा पर अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी केरल में, ये दक्षिण में आके केरल में कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, इन पहाड़ियों पे इलायची का प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इस वजह से इन पहाड़ियों का नाम कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी पड़ा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का जो मिलन स्थान है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान, यहाँ पे दोनों जहाँ मिलती हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती हैं वहाँ पे मिल के गांठ का निर्माण हो जाता है। लाइक दैट, गांठ का निर्माण कर लेती हैं। और जहाँ पे ये गांठ का निर्माण होता है उसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा ये गांठ के रूप में मौजूद है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पे है। यानी ये किसके, जो नीलगिरी पहाड़ी है वो किसके सीमा पे है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तीनों की सीमा पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ी और एक गांठ के रूप में स्थित है। और मैंने बताया कि इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। और नीलगिरी पर्वत पर ही ऊंटी, फिल्मों में आप सुने होंगे ऊंटी हिल स्टेशन, तो वो नीलगिरी पर्वत पर ही है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी डोडा बेट्टा पे ही, ये नीलगिरी पर्वत पे ही एक जनजाति रहती है जिसे टोडा जनजाति बोलते हैं। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, यानी एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह करती है। और ये उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति में भी है। अब आते हैं नीलगिरी के दक्षिण पश्चिम में घाट का विस्तार अन्नामलाई एवं कार्डमम, यानी जहाँ ये घाट के रूप में दोनों पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी के दक्षिण में, यानी नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक। और जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, ठीक, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और किस पे है यह अनाईमुडी? अन्नामलाई पहाड़ी के पर्वत पर। और यह अनाईमुडी या अन्नामलाई कहाँ है? केरल में है। तो याद रखिएगा ये केरल है। और पश्चिमी घाट जो है, ये जो पश्चिमी घाट है यह कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे ये कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियों का उद्गम स्थल भी है। यानी यहाँ से कृष्णा भी निकलती हैं पश्चिमी घाट से,
कावेरी भी निकलती हैं, तुंगभद्रा भी निकलती है। तो ये कई नदियों का उद्गम स्थल है। इस तरह से आपका पश्चिमी घाट आज कंप्लीट हो गया। कहाँ पे इसको सह्याद्री बोलते हैं, कहाँ पे नीलगिरी बोलते हैं, कहाँ पे अन्नामलाई बोलते हैं और कहाँ पे कार्डमम बोलते हैं, ये सारे पश्चिमी घाट के ही अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम है। ठीक, और इस पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, उनकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो ये आप पश्चिमी घाट को जान पाए। जैसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने क्या क्या जाना, हमने विंध्य पर्वत श्रृंखला को जाना, हमने अरावली को जाना, हमने सतपुड़ा को जाना, सतपुड़ा, हमने पश्चिमी घाट को जाना। इतनी चीजें आज हमने सीखा कि ये चीजें क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब हमें क्या क्या जानना बाकी रह गया है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूर्वी घाट और जो प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे कौन कौन से पठार होते हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तो इनको भी जानेंगे और इनकी खासियतों को जानेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो पे रखते हैं। और आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।